हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि उपन्यास विधा है। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ यह उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं और जितना लेखक का पात्र परिचय है, सभी चीज़ें कवर करेंगे। देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 और मृत्यु 1979 में हुई है। बाण भट्ट की आत्मकथा के जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1946 में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ऐतिहासिक उपन्यासकार तथा ललित निबंधकार माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कैसे हैं? उपन्यासकार हैं, ऐतिहासिक हैं और ललित निबंधकार भी हैं। इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें भी हैं। शूरभूमि, कबीर और कबीरा, शोकहु तर्क लता उद्भीरा, आदि मध्य सुविचार प्रवाह, कुटज साहित्य कलि बोध अलाह। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें प्रेम के उदात्त स्वरूप की वंदना की गई है। साथ ही साथ 7वीं सदी के हर्षकालीन भारत के सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण इस उपन्यास के पुरुष पात्रों में हर्ष कुमार, कृष्णवर्धन, बाण भट्ट, स्त्री पात्रों में निपुणिका महामाया भट्टिनी आदि हैं। पुरुष पात्र कौन हैं? हर्ष कुमार, कृष्णवर्धन, बाण भट्ट, स्त्री पात्रों में निपुणिका महामाया भट्टिनी आदि हैं। इनका वो अगला और उपन्यास एक है चारुचंद्र लेख, जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 में है। उसकी विषय वस्तु भी हम देख लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो अन्य उपन्यास हैं उनकी विषय वस्तु क्या है। इसमें उज्जैनी के राजा सातवाहन की कथा के माध्यम से 12वीं-13वीं सदी के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसके पात्रों में राजा सातवाहन और चंद्रलेखा प्रमुख हैं। पुनर्रवा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 है, इसकी रचना मृच्छकटिकम और लोरिकायन के कथा प्रसंगों के संश्लेषण से हुई है। इसमें वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण किया गया है। अनाम दास का पोथा उपन्यास है, 1976 प्रकाशन वर्ष है। इसे अथरेक्त आख्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथरेक्त आख्यान भी कहा जाता है। इस कथा का आधार छांदोग्य उपनिषद है। इसमें उपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध को क्या मानते हैं? निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। आलोक पर्व 1972 नामक निबंध संग्रह में हजारी प्रसाद द्विवेदी के 14 निबंध संग्रहित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रमाणों का निबंध ही निबंध है, प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है। चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं को उनके निबंध संग्रह कल्पलता 1952 में संग्रहित है। डॉक्टर बच्चन सिंह विचारों का समीक्षक कहते हैं। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को डॉक्टर बच्चन सिंह विचारों का समीक्षक कहते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा सन 1943 में विशाल भारत पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। किसमें? धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं का अनुवाद भी किया है, लाल कनेर नाम से। किस नाम से? लाल कनेर नाम से। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा देख लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास द्विवेदी जी का पहला उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। ये एक निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक और मानवतावादी उपन्यासकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों का एक दूसरे के पूरक
बन गए, दोनों के एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसका संबंध संस्कृति के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है। इसका जो संबंध है किससे है? बाणभट्ट के आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। इसका संबंध संस्कृति के सुप्रसिद्ध कवि बाणभट्ट से है, जो कि कथात्मक शैली में लिखी गई है। किसमें? कथात्मक शैली में लिखी गई। संपूर्ण उपन्यास तीन भागों कथा मुख्य, मूल कथा, उपसंहार तथा मूल कथा 20 उच्छ्वासों में बांटा हुआ है। कितने उच्छ्वासों में बांटा गया है? 20। एग्जाम में पूछ लेता है कितने खंडों, कितने काल विभाजन है, क्या है, याद रखिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 20 उच्छ्वासों में बांटा गया है। जैसे कि परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकरण में विभाजित है, वैसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास उच्छ्वासों में विभाजित है, 20 उच्छ्वास हैं। कथा मुख्य में द्विवेदी जी ने मिस कैथराइन से परिचित करवाया है। वे ऑस्ट्रिया की एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या हैं। मिस कैथराइन ने शोध यात्रा में उपलब्ध सामग्री के आधार पर बाणभट्ट की आत्मकथा का निर्माण, द्विवेदी जी के अनुसार मैंने कथा को नए सिरे से संपादित कर प्रकाशित करवाया। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाणभट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसमें भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। संस्कृति के साथ साथ इतिहास के पक्ष को उजागर करके उन्होंने अपने रचनाओं को निखारा है। उनके उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक वातावरण एवं देश काल पर आधारित हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के मूल में निस्वार्थ प्रेम, स्व के उत्सर्ग और लोक कल्याण की कामना निहित है। उपन्यास का कथानक बाणभट्ट कोरा भावुक कवि नहीं, वरन कर्म निरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनाने की तीव्र बेचैनी है। भट्टनी के प्रति उसके मन में जो प्रेम है, उसके समक्ष उसे वैराग्य फीका प्रतीत होने लगता है। निःशेष भाव से अपना सर्वस्व देने वाली निपुणता के लिए वह श्रद्धेय है। उपन्यास में द्विवेदी जी ने लोक कल्याण को मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तत्कालीन परिवेश की राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, स्त्रियों की दशा, बौद्ध और वैष्णव मत का संघर्ष, सिद्ध साधक की साधना पद्धति इत्यादि का सम्यक चित्रण उपन्यास में किया गया है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार बाणभट्ट की आत्मकथा बाणभट्ट के जीवन की रेखाएं तत्कालीन सामाजिक अवस्था, आचार व्यवहार, सामाजिक संस्कार, वेशभूषा, मनोविनोद, पर्व एवं त्यौहार, धार्मिक वातावरण, लोक विश्वास, राजकीय वैभव एवं प्रभाव तथा कलात्मक अभिरुचि के संदर्भ में उभरी गई है। अब हम देख लेते हैं पात्र परिचय, क्योंकि किसी भी हम उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी जो भी हम पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट पात्र परिचय तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे और ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे कि पात्र का परिचय क्या है उपन्यास में, कहानी में, नाटक में, निबंध में। जो बाणभट्ट पात्र है प्रधान पात्र तथा बाणभट्ट की आत्मकथा का उपन्यास का नायक है, जो कि संस्कृति का कवि है। उसका चरित्र साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील है। जो भट्टनी पात्र प्रमुख नारी पात्र है। देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या जिसका अपहरण हो जाता है, यह बाणभट्ट से प्रेम करती है। जो देवपुत्र तुवर मिलिंद की जो कन्या है, तब के शासक की कन्या चोरी हो गई, कितनी बड़ी बात है। अपहरण एक राजा की कन्या का हो गया। उस समय की सामाजिक राजनैतिक स्थिति को भी चित्रण किया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। निपुणिका, जिसका अन्य नाम था न्यूनिया,
ये एक अस्पृश्य जाति की कन्या है, यानी निम्न जाति की कन्या है जो भट्टनी की सेविका है, जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ होता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। याद रखिएगा, 1 वर्ष बाद ही विधवा हो गई थी। यह एक कुशल अभिनेत्री भी है जो बाणभट्ट से प्रेम करती है, लेकिन ऐसा प्रेम करती है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। वो जब समझती है कि जो बाणभट्ट हैं वो न्यूनिया जो बाणभट्ट हैं वो भट्टनी से प्रेम करते हैं, तो वो कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं करती है। अतिरिक्त पात्र हैं नर्तकी, चारुस्मिता, सुचरिता, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, धावक, मदन श्री कुमार, कृष्णवर्धन, लोरिक देव आदि। जो न्यूनिया या निपुणिका है, एक बार अपने जो रंगमंच था उसमें भट्ट से अपने प्रेम का बोला था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो भट्ट ने हंस दिया था। तब से वहाँ छोड़ करके निपुणिका भाग आई थी। कहाँ भाग आई थी? पान की दुकान रख ली थी और जो वेश्यावृत्ति के बाहर ही पान की दुकान रख ली थी और वहीं पर वो रहने लगी थी। जब बाणभट्ट बहुत दिन बाद मिले थे, कितने दिन बाद? 6 वर्ष के बाद बाणभट्ट और निपुणिका मिले थे। तब उन्होंने पूछा था कि तुम निपुणिका, मुझे क्यों तुम भाग आई थी? और वो अपने पश्चाताप कर रहे थे कि तुम मेरी वजह से तुम भाग कर आई थी। तो निपुणिका कहती है, हाँ ये ज़रूर है कि मैं तुम्हारे वजह से भट्ट भाग कर आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, अब मेरे अंदर अब कुछ भाव नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की जो समीक्षा है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी में लोग कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास करने लग गए थे। धर्म का रूप विकृत हो गया था, जिसमें भ्रष्टाचार, पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साये में अनैतिक कार्य हो रहे थे। संपूर्ण उपन्यास में बाणभट्ट ने स्वयं अपने जीवन की कथा कही है। बाणभट्ट एक बार भटके हुए स्थाणीश्वर थानेसर नगर में पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट निपुणिका से होती है। कहाँ होती है? थानेसर में। स्थाणीश्वर थानेसर, जहां निपुणिका भागकर आ गई थी। बाणभट्ट से मिलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने अपने प्रेम को बताना चाहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन भट्ट जो है हंस दिए थे। लेकिन उनका हंसना कोई उन्हें धिक्कार करना नहीं था, जस्ट उन्होंने सिर्फ हंस दिया था। निपुणिका से भट्टनी को आज़ाद करवाने हेतु सहायता मांगती है। उनकी भेंट निपुणिका से होती, तो निपुणिका जो है बाणभट्ट से बताती है कि भट्टनी को आज़ाद करवाने हेतु सहायता मांगती है, जो लंपट छोटे महाराज के अंतःपुर में जो जबरदस्ती बंदी बना ली गई है। भट्टनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है। निपुणिका और बाणभट्टनी को स्वतंत्र करवाने में सफल होते हैं। भट्टनी का वास्तविक नाम नयनतारा है। क्या है? नयनतारा। याद रखिएगा। इन तीनों की भेंट आचार्य सुगत भट्ट से होती है। आचार्य सुगत भट्ट भट्टनी की रक्षा हेतु स्थाणीश्वर राजवंश के कुमार कृष्णवर्धन को बुलाते हैं, लेकिन भट्टनी उनका सहयोग या आश्रय लेना स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि भट्टनी को लगता है कि जो कृष्णवर्धन है, इन्हीं के राज्य में मैं बंदी बना ली गई हूँ, अर्थात इनका भी हाथ बंदी बनाने में है। लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्णवर्धन बहुत अच्छे शासक थे, उनका उसमें कोई हाथ नहीं था। कृष्णवर्धन भट्टनी को अपनी बहन कहता है और राजवंश में हुई नीति को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करता है। बाणभट्टनी का सेवक बन जाता है। वह भट्टनी की रक्षा का भार स्वयं ले लेता है। जब कृष्णवर्धन और बाणभट्ट का आपस में वाद विवाद हो रहा था, तो वहाँ बाणभट्ट जो है स्वयं को भट्टनी का अभिभावक स्वीकार करते हैं कि मैं भट्टनी का अभिभावक हूँ। बहुत ही बड़ी बात है कि जिस कन्या को बाणभट्ट पहचानते भी नहीं हैं कि किसकी पुत्री है, कि राजा की कन्या है या किसी निम्न जात की है, या उससे कोई जान पहचान नहीं है, उसके लिए
लड़ाई करना, झगड़ा करना, वहाँ अपनी प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाना और उसकी रक्षा करना, उसको अपने अभिभावक बता देना एक बहुत ही बड़ी बात है। वह भट्टिनी की रक्षा का भार स्वयं ले लेता है। इसी बीच बाणभट्ट सिद्ध साधक उपचूत अघोर भैरव भैरवी के संपर्क में आ जाता है। वह उनके उपदेशों से प्रभावित होता है। कृष्णवर्धन भट्टिनी को राज्य से सुरक्षित बाहर ले जाने के लिए एक सैन्य जहाज का प्रबंध करते हैं। जहाज पर बाणभट्ट को राज्य से सुरक्षित बाहर भेजने के लिए एक सैन्य जहाज का प्रबंध करते हैं। जहाज पर भट्टिनी और निपुणिका सवार हो जाते हैं। निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है। वह बाणभट्ट को बिना बताए वहां से चली जाती है। बाणभट्ट निपुणिका को खोजता है और न मिलने पर मंडली भंग कर देता है। जब नाव पर अभीर सामंत ईश्वर सेन ने सैनिक आक्रमण कर देते हैं तो भट्टिनी गंगा के जल में कूद पड़ती है। बाण और निपुणिका भी उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं। बाण किसी तरह भट्टिनी की जान बचा लेता है मगर निपुणिका खो जाती है। जब बाणभट्ट और भट्टिनी और निपुणिका दोनों ही गंगा में गिर जाती हैं, गंगा की धारा में, तो बाणभट्ट जो है निपुणिका को बचाना चाहते हैं, लेकिन इतने में निपुणिका कहती है कि बाण मुझे छोड़ो और तुम निपुणिका को बचाओ। ऐसा निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव किसी के प्रति कैसे हो सकता है, लेकिन वो सहज भाव निपुणिका ने कहा और जो है भट्टिनी को बचा लेते हैं। लेकिन फिर उनके साथ जो सेना थी बाद में निपुणिका को भी बचा लेती है, निपुणिका भी बच जाती है। बाण किसी तरह भट्टिनी की जान बचा लेता है। निपुणिका खो जाती है लेकिन निपुणिका क्या है पुनः फिर मिल जाती है। कौन बचाता है? उनके सैनिक। भद्रेश्वर दुर्ग पर लोरिक देव नामक अभीर सामंत उनकी रक्षा कर लेता है। वहाँ बाण को पत्र मिलता है कि स्थानेश्वर के महाराजाधिराज श्री हर्षदेव उनसे मिलना चाहते हैं। स्थानेश्वर में बाण की भेंट निपुणिका की सखी सुचरिता से होती है। महाराजाधिराज बैर भाव से बुलाकर बाण को अपना सभा पंडित नियुक्त करते हैं। बाण इसे स्वीकार कर लेता है। पुनः भद्रेश्वर दुर्ग लौटने पर निपुणिका बाण पर क्रोधित होती है कि उसने उस राजवंश का सभा पंडित होना स्वीकार क्यों किया जिसने भट्टिनी का अपमान किया। बाण को अपनी बुद्धि पर विस्मय होता है कि उसने यह कार्य कैसे कर दिया। वह भट्टिनी से क्षमा प्रार्थना करता है। कृष्णवर्धन की मध्यस्थता से हर्षवर्धन भट्टिनी को पुनः ससम्मान बुलावा भेजते हैं। क्योंकि कोई रास्ता नहीं था दूसरा जाने के लिए, तो फिर हर्षवर्धन भट्टिनी को पुनः ससम्मान बुलावा भेजते हैं। लेकिन भट्टिनी बाण से कहती है कि मुझे चाहे कहीं भी ले चलो, लेकिन मैं मौखरियों का नया कान कुब्जेश्वर की राजवंश का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकती। निपुणिका का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। परिस्थितियों भट्टिनी स्थानेश्वर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुमार कृष्णवर्धन उनका विश्वास जीत लेते हैं। चारों तरफ हूणों के आक्रमण का भय व्याप्त हो जाता है। भट्टिनी ने बाण के युद्ध के स्थान पर शाश्वत शांति की स्थापना के प्रयत्न करने के लिए कहती है। महाराजाधिराज हर्षवर्धन और महारानी राज्यश्री मिलकर भट्टिनी प्रसन्न होते हैं। रीजन क्या था कि जो भट्टिनी के पिता थे उनको नहीं पता था कि मेरी जो कन्या है सुरक्षित है, वो मिल चुकी है। उनको था कि मेरी कन्या खो चुकी है, तो उन्हें लगा कि जब हूण आक्रमण कर रहे हैं तो मैं उन्हें आने का रास्ता दे दूंगा। तब वहाँ की प्रजा कहती है कि क्या आपकी कन्या का यदि हरण हुआ है तो वो आपकी कन्या है, बाकी जितनी कन्याओं का इस राज्य में हरण होता है क्या वो कन्या नहीं है? क्या उनकी लज्जा नहीं है? क्या उनका सम्मान नहीं है? क्या वो स्त्री नहीं है? बाण का जो मित्र धावक उसे नगर की परिस्थितियों से अवगत करवाता है। हर्षवर्धन द्वारा रचित जो नाटिका है रत्नावली, बाणभट्ट का द्वारा मंचन किया गया। नाटिका में निपुणिका वासदत्ता की भूमिका में उतरती है और अपना अभिनय समाप्त करते करते उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाती, यानी निपुणिका की मृत्यु हो जाती है।
और भट्टिनी दुखी हो जाती है। अंत में आचार्य ध्रुवपद बाण को आज्ञा देते हैं। वह भट्टिनी से इस भावना के साथ दूर हो जाता है, फिर मिलना क्या होगा। इस प्रकार उपन्यास का विराम होता है। जब भट्टिनी अपने पिता के यहाँ चली जाती है तो वो भी दुखी होती है, क्योंकि भट्टिनी और निपुणिका दोनों ही एक दूसरे से भट्टिनी और बाणभट्ट दोनों ही अंतः मन से एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे, और वो सोच रहे हैं कि जो भट्टिनी है अपने पिता के यहाँ जा रही है, अब पता नहीं दोबारा कब मिलन होगा या नहीं। उपन्यास के जो मूल तथ्य हैं उन्हें देख लेते हैं कि नारी के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण था भोगवादी था। लुटेरों द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं के अंतःपुर में बेच दिया जाता था। अंतःपुर से आशय है जहाँ महिलाएं रखी जाती थी, भोग की सिर्फ वस्तु मानी जाती थी, भोगवादी प्रवृत्ति थी। नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर बल विशेष दिया गया है। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोक शास्त्र तथा गुरु से ऊपर भी स्थान दिया है। व्यक्ति को विवेक, करुणा, साहस जैसे गुणों को भी अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के काल में सभी काल के रूप अपने इस शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र एवं मूर्ति कला को लोग मनोविनोद एवं उपयोगितावादी दोनों नज़र से देखते थे। अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। कलाकारों और कवियों का भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाणभट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण बड़ा ही प्रशंसनीय दिखाया गया है। भट्टिनी एक प्रभावशील चरित्र है। जो बाणभट्ट है वो नारी देह को एक मंदिर मानते हैं कि एक मंदिर है, एक मंदिर के समान पवित्र मानते हैं। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने के और नारी सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना और यही इसका मूल केंद्र है। उपन्यास के माध्यम से लेखक ने नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ति के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया है। राष्ट्र जब संकटग्रस्त होता है तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा एवं त्याग बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। देख लेते हैं शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं इस उपन्यास की। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अनेक जगहों पर वर्णनात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग हुआ है। जैसा कि बाणभट्ट संस्कृत के कवि थे, अतः इसमें संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग है। दार्शनिक विवेचन एवं प्रकृति निरूपण में भी भाषा प्रायः संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से युक्त है। लंबी वाक्य रचना, लंबे पदबंध, अलंकृत भाषा, संस्कृतनिष्ठ क्लिष्ट शब्दावली उपन्यास में व्याप्त हैं। इस प्रकार हम अंततः कह सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथाकृतिक होते हुए भी महाकाव्यत्व की गरिमा से पूर्ण है। बाणभट्ट की आत्मकथा के माध्यम से कवियों और साहित्यकारों को यह संदेश दिया गया है कि पुरानी परंपराओं के मोह को छोड़ें, नए विषय, नए काव्य एवं रूप, नई परंपराओं को अपनी रचनाओं में स्थान दें। नारी के प्रति सम्मान भाव और नारी की शक्ति, नारी को वासना पूर्ति का साधन न समझकर उसके प्रति पवित्र उदात्त भाव मन में रखने तथा जन साधारण को सुधारने एवं राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि महत्व देने पर बल दिया गया है इस उपन्यास में। यह था उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 में हुआ था। हमने इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट सभी कर लिए हैं, पात्र परिचय और लेखक के और कौन से उपन्यास है उनका भी महत्वपूर्ण तथ्य हम सभी कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।